जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी लोग का गेन जेड लर्निंग गुरुजी में। तो साथियों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो संविधान की उद्देशिका और नागरिकता, इसी से संबंधित आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत आवश्यक होगा। ऐसे प्रश्न जो होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, बैंक पीओ, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल पर अगर विजिट किए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आते हैं प्रश्न 1 पे बिना देर के हुए। देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 करे कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो यहाँ पे दिया है मूल अधिकारों में। बी में करे कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में और मूल्य कर्तव्यों में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का जो है प्रश्न है, इसका सही उत्तर कौन सा हो रहा है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, उद्देशिका में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, उद्देशिका में, क्योंकि संविधान के निर्माताओं के जो यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है मनोभाव और एक लिखा गया है आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो वह ऑप्शन जो सही होगा उद्देशिका में। आइए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट करें कि भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभाव का जो प्रतिबिंब होता है वह संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका जो है निर्णायक भूमिका निर्वाह करती है। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 2 में 2 नंबर जो प्रश्न करे कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे दिया है 11, तीसरा, चौथा और 5वां। तो यहाँ पे जो विकल्प पहला है ये सही हो रहा है। ये ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, क्योंकि संविधान का कौन सा भाग पूछा है गया। तो भाग जो 11 है ये नागरिकता के प्रावधानों से क्या है, संबंधित माना जाता है। कुछ आइए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं। करें कि भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये पॉइंट बोला गया है कि भारतीय संविधान में नागरिकता, ये जो है ये संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक वर्णित किया गया है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे देख लीजिए। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा करे कि रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा, तीसरा देशीकरण द्वारा और चौथा करे कि रजिस्ट्रीकरण द्वारा और 5 में करे कि किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव है? तो 3 प्रकार से। यहाँ पे देख लीजिए। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, इसके बाद बर्खास्तगी के द्वारा। कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश को नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी नागरिक है, अगर भारतीय नागरिक है, वे स्वेच्छा से किसी अन्य देश को नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि वह तब लागू नहीं होगा जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तथा नागरिकता से वंचित किए जाने पर। ठीक है, आगे पॉइंट पे आते हैं। अगला देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न कर रहा है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है। कौन सा प्रस्ताव है? तो 44वें संशोधन के बाद, 73वें संशोधन के बाद, कार्य उन्नयन को तिथि से और 42वें संशोधन के बाद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है 42वें संशोधन के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है।
कौन सा संशोधन संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है और 1976 अधिनियम के तहत। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 4 प्रश्न जो कह रहा है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की विशेषता मानी जाती है, कि संघीय सरकार की, कि संसदीय सरकार की, कि राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है यह सही हो रहा है, संघीय सरकार की। जो दोहरी नागरिकता कानून है, जो दोहरी नागरिकता है, ये इसकी विशेषता क्या है? तो संघीय सरकार से इसकी विशेषता मानती है। यहाँ पे देख लीजिए, जो दोहरी नागरिकता है इसका जो अभिप्राय है यह संघीय सरकार से है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। जो अमेरिका की जो संघीय सरकार है वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पे इस बात को आप लोग जरूर याद कीजिएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका की जो संघीय सरकार है वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो प्रश्न भी पूछा जा सकता है, दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किस जो है देश में की गई है? तो आप लोग को याद करना होगा अमेरिका देश में की गई है। अगर एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश में किया गया है तो आप लोग को ध्यान देना होगा, कौन सा याद करना होगा देश का नाम? तो भारत देश, जो अपना देश है। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो चुनाव आयोग, भ्रातृत्व का, संसद का, कि संसद और विधान सभाएं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होना चाहिए, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, संसद। क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय माना जाता है, जो सबसे अहम निकाय जो माना जाता है वह क्या है? संसद है। तो यहाँ पे कुछ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है। अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। कौन सा आर्टिकल होना चाहिए? तो आर्टिकल 11 में इसको स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की उसके पास संपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो प्रश्न करे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखन नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है और यहाँ पे हम लोग को सही करना है कि जो हमारा जो संविधान है इसकी प्रस्तावना में कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही नहीं है। न्याय का, राष्ट्रपति का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क माता अधिकार का। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, वयस्क माता अधिकार का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखन नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। तो नहीं पूछा गया है तो ये वयस्क माता अधिकार का ये नहीं है। बाकी न्याय का, राष्ट्रपति का और प्रतिष्ठा की समानता का, ये तीनों क्या है? सही है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वयस्क माता अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख किया गया है। वहीं भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में वयस्क माता अधिकार का वर्णन किया गया है। ये भी आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर अच्छा ठीक है, वयस्क माता अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप लोग को तुरंत दिमाग में होना चाहिए कौन सा आर्टिकल होना चाहिए। तो आर्टिकल होना चाहिए कितना? 326 वयस्क माता अधिकार का वर्णन आर्टिकल 326 में किया गया है। आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न 7 नंबर जो प्रश्न करे कि निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निहित नहीं है? देखिए, ये प्रश्न जो है सीडीएस के 2017 में प्रथम पाली में ये प्रश्न को पूछा गया है। विचार की स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता।
यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही कर रहे हैं। आर्थिक की स्वतंत्रता पूछा गया कि सन्निविष्ट नहीं है। सन्निविष्ट कौन सा नहीं है? तो आर्थिक की जो स्वतंत्रता है ये सन्निविष्ट नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। बाकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये तीनों क्या है उसमें सन्निहित है। ओके, वही बातें जो अभी अभी हमने आप लोग को बताया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अवसर की समता की बात की गई है, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस वाला पॉइंट को आप लोग जरूर याद कीजिएगा, प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है, तो आर्थिक की स्वतंत्रता जो है ये उसमें सम्मिलित नहीं है। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर जो प्रश्न करे कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित है? तो यहाँ पे देखिए ये भी JCDS 2017 का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये प्रश्न को पूछा गया CDS के एग्जाम में। तो यहाँ पे उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है ऑप्शन ए जो है ये सही हो रहा है, उद्देशिका, क्योंकि भारत के संविधान के निर्माताओं का जो मत है उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कुछ बातें यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है, और संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों और सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका जो है उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का बेशक आधार होता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न आते हैं प्रश्न संख्या 9। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत थोड़ा सा प्रश्न जो है लंबा है। प्रश्न करे कि निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जो एक्स का अर्थ पूछा गया है यहाँ पे। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न जो है आजकल परीक्षाओं में जो एग्जाम हो रहे हैं वहां पे ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया एक्स का अर्थ, इसमें क्या पूछा गया, एक्स का अर्थ बताना है। जैसे तो 26 जनवरी 1950 जो यहाँ पे बातें बोला गया है, यहाँ पे बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया गया है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो इसके बारे में बताया गया कि एक्स द्वारा संविधान की अंगीकृत एक मतलब ये माना जाता है। तो यहाँ पे एक्स का अर्थ क्या हो सकता है, मतलब ये टोटल जो बातें हैं कब लागू किया गया था, 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तुरंत आपके सवाल का जवाब जो होना चाहिए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, 26 नवंबर 1949। एक्स का अर्थ है कि ये जितनी सारे बातें बोली गई है संविधान से संबंधित वह 26 नवंबर 1949 को लागू होता। वहाँ पे जो यहाँ पे जो नेताएं थे उनके द्वारा ये सब बातें को प्रावधान किया गया है संविधान में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी वहीं बताया गया है कि भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावित किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू भी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 10 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान को उद्देशिका, जिसको हम प्रीएम्बुल का आधार बनाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हम लोग कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था, जो भारत के संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं उद्देशिका का आधार बना था। देखिए यहाँ पे भी वही बातें बताया गया है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य व प्रस्तावना सभा में प्रस्तुत किया और 22 जनवरी 1947 को इसको पूरा मतलब जो भारत देश है इसको क्या किया, इसको मतलब पारित किया। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न 11 कह रहा है। 11 जो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1951 को रंगून में हुआ, ठीक है, और उनके जन्म के समय उसके पिता भारत के जन्म जात नागरिक थे और उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म 1 जुलाई 1988 को ईटानगर में हुआ और उसके जन्म के समय उसकी माता भारत की नागरिक थी परंतु पिता भारत के नागरिक नहीं थे, तो उसे भारत का जन्मजात नागरिक माना जाता है कि नहीं माना जाता है। दोनों कथनों पर विचार करना है। इस कथन में बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति है 26 जनवरी 1951 को रंगून में अगर पैदा होता है तो उसके जन्म के समय उसके पिताजी भारत में थे, जन्मजात नागरिक थे और उसे अवजनन द्वारा भारत का नागरिक माना जाता है। और यहाँ पे दूसरा बातें बोला गया है। तो क्या ये दोनों बातें जो है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? जो दोनों बातें हैं यहाँ पे सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? तो यहाँ पे जो दोनों बातें हैं सही है, एक पहला और दूसरा जो विकल्प है यहाँ पे दोनों क्या है, सही है। यहाँ पे एक्यूरेट दोनों बातें सही हो रहा है, पहला और दूसरा। अगला प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, बहुत अच्छा है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। कहा गया है कि जन्म के नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले अगर भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के द्वारा भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद और परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले, 1 जुलाई 1947 से पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। ओके। और 1 जुलाई 1947 को उसके बाद भारत में अगर कोई जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसका जन्म के समय उसका कोई भी अभिभावक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बातें सत्य बताया गया है। और साथ यहाँ पर प्रश्न बोला गया है अगला पॉइंट में कि 7 जनवरी 2004 के बाद अगर भारत में पैदा हुआ वह कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक माना जाता है यदि उसके दोनों अभिभावक भारत के नागरिक हों अथवा यदि एक अभिभावक भारत का नागरिक हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय पर गैर कानूनी अप्रवासी न हो तो वह नागरिक जो है भारतीय या विदेशी हो सकता है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे अगला जो प्रश्न आया है यह प्रश्न जो कर है कथन से संबंधित है। कथन यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कोट में। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ बताया गया है कथन में कि दोनों जो कथन है सत्य है। कथन 2 और इसका 1 का स्पष्टीकरण, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और हम लोग आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। देखिए 12 प्रश्न जो कह रहा है कथन 1 में कि वर्ष 2003 में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून द्वारा 16 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की दोहरी नागरिकता स्थिति है। ओके, दोहरी नागरिकता जो अभी आपको बताए थे वहां पे, कहाँ पे बताए थे, अभी अमेरिका में बताए थे। एकल जो नागरिकता बताए थे भारत देश में। कथन 2 कह रहा है कि यह कानून उन्हें आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने वाले, मतदान करने या भारत की विभिन्न विधायी संस्थाओं के लिए चुने जाने के लिए सक्षम बनाता है। तो कथन 1 सही है कि कथन 2 सही है, इसको हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे जो हम लोग सही ऑप्शन को करते हैं कि कथन 1 सत्य का रहा है लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। कथन 1 जो है यह बिल्कुल सत्य है लेकिन कथन 2 जो है यह असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें बोला गया है। देखिए यहाँ पे करें कि एलसी पर प्रथम बार केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन इस तरह से होगा, अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता जिसको हम दोहरी नागरिकता कहते हैं इसका प्रावधान किया था। कब? 2003 में। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी भी अन्य देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व
1900 मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व मतलब 1950 के बाद के वे नागरिक सम्मिलित हैं। जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है वह दोहरी नागरिकता ग्रहण करने वाले प्रवासी भारतीयों को मतदान और चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उन्हें भारत में संपत्ति रखने और खरीदने का अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर रहते हैं तो वह चुनाव जो होता है उसमें अपना वोट जो है मत जो है नहीं दे सकते हैं, लेकिन भारत देश में अपनी संपत्ति कुछ चीज खरीदने बिकने के रहने का उनका पूरा अधिकार है। आगे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि NRLS द्वारा भारत में निर्वाचनों में पात्र मतदाता होने के लिए निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी पूरी की जानी चाहिए। पहला कह रहा है कि अपने माता अधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें अपने मूल स्थान में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि NRLS चाहे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो नहीं मत देने के पात्र हैं। तीसरा कह रहा है कि पात्र NRLS को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के फॉर्म 6A भरकर पंजीकृत होना होता है। और यहाँ पे देखिए कुछ विकल्प दिया गया है, सही विकल्प कह रहा है कि चुनने के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो हम लोग डी ऑप्शन को सही करें तो केवल दूसरा और तीसरा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। दूसरा और तीसरा, दूसरा है कह रहा है कि NRLS चाहे उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की हो या नहीं मत देने के पूरा पात्र हैं। तीसरा कह रहा है कि पात्र NRLS को निर्वाचन पंजीकरण कार्यालय के साथ फॉर्म 6A भरकर उसको पंजीकृत कराना होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 विकल्प दोनों क्या है यहाँ पे सही हो रहे हैं। आगे प्रश्नों को देखिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी वही चीज बताया गया है जो हमने अभी अभी आप लोग को बताए हैं। 14 प्रश्न यहाँ पे करे कि भारत का संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क माता अधिकार का उपबंध कराता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट कराता है, और यहाँ पे दिया है कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। तो यहाँ पे 14 का बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। भारत का संविधान जो है गणतंत्रीय है क्योंकि यह कोई वंशागत तत्व को नहीं रखता है। आते हैं प्रश्न संख्या 15। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल ए मतलब ऑप्शन A, B और C और D ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अनुच्छेद 39D में आर्टिकल 39 के D में के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालयों को समर्थ बनाएगा। 14 में कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो और विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगी। तीसरा का राशि में कि अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्र सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। और डी का राय को अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय और प्रतिष्ठित की। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 15 नंबर प्रश्न का 15 का ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सही हो रहा है। अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठित की, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे क्या है, यह सही हो रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के मूल्यों पर बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबंधित किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध माना जाता है। संविधान के आर्टिकल कितना, तो आर्टिकल 23 के अनुसार। इसको भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न करें कि संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है। क्योंकि यह मूल्य भारित शब्दों का प्रयोग करती है। यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। यह शक्ति और परिसीमनों का स्रोत है। यह संविधान की आधारभूत विशेषताओं को संपूर्ण सूची प्रदान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है
यह सही हो रहा है। संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि यह संविधान निर्माताओं के वास्तविक लक्ष्य और दर्शन को सम्मिलित करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। वही बातें बोला गया है जो अभी यहाँ पे प्रश्नों में बताया गया है। ठीक है, 17 प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के बाद में भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक विशेषता को उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत संरचना के रूप में मान्य ठहराया गया है? उदारतावाद, पथ निरपेक्षता, मानव की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग सही करते हैं, पथ निरपेक्षता। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवश्यक प्रश्न है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान की पथ निरपेक्षता को आधारभूत ढांचे का अंग माना और इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पथ निरपेक्षता की अवधारणा की विस्तार से चर्चा की और न्यायालय ने कहा कि पथ निरपेक्षता जो है यह सभी धर्मों के लिए एक सकारात्मक अवधारणा मानी जाती है। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद और पथ निरपेक्षता, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो पहला और दूसरा जो विकल्प है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे पहला सही हो रहा है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समाजवाद और पथ निरपेक्षता, यहाँ पे दोनों क्या है, सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे वही चीज बातें को बताया गया है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समाजवाद और पथ निरपेक्षता का जिक्र किया गया है। तो इसे भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 29 माफ कीजिएगा 19 कह रहा है कि नागरिकता का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो नागरिकता के पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार, लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए माता अधिकार। तीसरा कह रहा है कि संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प इसमें से चुनना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विकल्प यहाँ पे क्या है, सही है। नागरिकता का अर्थ पूछा गया है तो पहला ऑप्शन भी सही हो रहा है, दूसरा सही हो रहा है, तीसरा सही है, क्योंकि नागरिकता में पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार का होना बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों का मताधिकार भी होना आवश्यक है और जितने भी संसद हो गए, विधानसभाओं के सदस्य होंगे, उसका भी अधिकार जो है इसमें होना चाहिए, तब हम कहेंगे वह नागरिकता के मूलभूत जो प्रणाली है, मतलब मूलभूत माना जाता है। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताया गया है, जिक्र किया गया है कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद आर्टिकल जो 5 है और आर्टिकल 11, 5 से लेकर 6 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता का अर्थ जो है नागरिक को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक को संसद सदस्य और विधानसभाओं का सदस्य बनने का पूर्णतः अधिकार होना चाहिए, किंतु नागरिकता को केवल उसी विधानसभा के लिए निर्वाचन का अधिकार प्राप्त होता है जहाँ के वह क्या है, निवासी है, न कि प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के लिए। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 20 का है, 20 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों को ओसीआई की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि यह भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ को जो किसी अन्य देश के नागरिक है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि यह भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक है वह बिना नागरिकता के ओसीआई कार्ड प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है और चौथा कह रहा है कि यह ओसीआई को भारत में बिना वीजा के यात्रा करने की मंजूरी देता है। तो यहाँ पे हम लोग को सही करना है 20 नंबर प्रश्नों का। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है, पहला और तीसरा जो विकल्प है यहाँ पे सही हो रहा है।
पहला, यह भारतीय मूल के व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तियों को जो किसी अन्य देश के नागरिक को उसकी दोहरी नागरिकता को प्रदान करता है। तीसरा कह रहा है कि यह ओसीआई को भारत में आम चुनाव में मतदान की अनुज्ञा देता है। तो पहला और तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आते हैं प्रश्न 21। वही बातें जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला गया है, कुछ इसमें खास नहीं है, तो ये रहने देते हैं, आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 21 का एक निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना था और संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो यहाँ पे 21 का डी ऑप्शन सही हो रहा है कि यहाँ पे प्रस्ताव नहीं था पूछा गया। तो ये संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था, ये नहीं किया जाना चाहिए था। ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत हो रहा है, डी ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर जो थे ये शामिल थे। इसकी सिफारिश में संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना जो है यह शामिल नहीं था। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 22 नंबर जो प्रश्न करें, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन संविधान सभा के गठनों के बारे में सही है? तो यहाँ पे पहला करें कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। और दूसरा करें कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया है। तीसरा करें कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। चौथा करें कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता में सुझाव मांगे गए थे। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है? प्रश्न संख्या 22 का तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पहला और चौथा जो विकल्प है यहाँ पे सही हो रहा है। पहला भी सही हो रहा है यहाँ पे और चौथा भी सही हो रहा है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। और चौथा कह रहा है कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। पहला और चौथा विकल्प सही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें को बताया गया है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था और संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर थे जो क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। और यहाँ पे कह रहा है कि मिशन योजना के अनुसार 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और उसमें कुल 380 सदस्यों में प्रांतों के निर्धारित 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस के 208 सदस्य हुए थे, मुस्लिम लीग के 73वां स्थान मिला था और 15 जो थे अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार वहां पे निर्वाचित हुए थे। और अगला जो मुख्य पॉइंट बताया गया है कि जो संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित होते थे और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव भी मांगे जाते थे। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। और 23 नंबर प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन सी निर्सित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 35, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 47, प्रिवी काउंसिल आधिकारिकता समाप्ति अधिनियम 49 और निवारक निरोध अधिनियम 1950। तो यहाँ पे विकल्प जो है ए ऑप्शन सही हो रहा है। पहला और दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है साथियों। पहला और दूसरा जो विकल्प है यहाँ पे सही हो रहा है। पहला और दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये दोनों विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वही चीज़ है कि भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधियाँ जो है निर्सित की गई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही प्रश्नों को लिए थे। आज की क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।